पिछली क्लास में हम लोगों ने एरे क्या होता है, वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, टू डायमेंशनल एरे क्या होता है देखा था। आज हम लोग वन डायमेंशनल एरे के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बताया गया था वन डायमेंशनल एरे इट इज कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। लिस्ट के फॉर्म में ये कलेक्शन होता है डेटा आइटम्स का, ठीक है। कैसे? सेम डेटा टाइप, मतलब अगर इंटीजर्स का कलेक्शन है तो इंटीजर्स ही सारे होंगे, कैरेक्टर्स का कलेक्शन अगर कर रहे हैं तो सारे कैरेक्टर्स ही होंगे, इस तरीके से, ठीक है। इसके पास एक सबस्क्रिप्ट होता है। लिस्ट के फॉर्म में होने का क्या मतलब, जैसे इस तरीके से लिस्टिंग करते हैं, ठीक है। मतलब इसे किसके किसके सबस्क्रिप्ट की जरूरत है? सिंगल सबस्क्रिप्ट। लिस्ट में अगर आपको किसी डेटा आइटम तक पहुंचना है तो आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, उसका सीक्वेंस नंबर ही तो पता होना चाहिए। मतलब सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट की ही तो आपको रिक्वायरमेंट होगी। मतलब मैं आपसे कहूं कि ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ए, यहाँ पे लिखा हुआ है बी, यहाँ पे लिखा हुआ है ई, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ठीक है। तो एफ तक अगर आपको आना है तो आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये किस नंबर पे लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको केवल इतनी जानकारी अगर हो तो आप इस एफ तक पहुंच जाएंगे इस लिस्ट में, ठीक है। तो हमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर जो डेटा आइटम्स हैं वो अरेंज हो किस फॉर्म में? लिस्ट के फॉर्म में। आगे देखिए, सी लैंग्वेज में हम लोग कैसे डिक्लेरेशन करते हैं वन डायमेंशनल अरे की। कैसे डिक्लेरेशन करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा? इसका जो सिंटैक्स होगा वो होगा डेटा टाइप, नेम ऑफ एरे और साइज, और यहां पे, ठीक है। डेटा टाइप बताएगा किस टाइप का डेटा, ठीक है, हम स्टोर करने जा रहे हैं। नेम ऑफ एरे, एरे का है। साइज क्या बताएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको कौन बताएगा? साइज बताएगा। ये बात आपके समझ में आती होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ हो तो ये इंट क्या है? डेटा टाइप है। ए क्या है? एरे नेम है। और 5 क्या है? साइज है। मतलब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम इंटीजर टाइप के 5 वेरिएबल्स को, ठीक है, डिक्लेयर कर रहे हैं। मतलब हमने सीधे सीधे क्या कर दिया, हमने एक स्टेटमेंट लिख के इतना A0, A1, A2, A3 और A4, ठीक है, ऐसे 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। ये जो 0 है इसी को बोलते हैं इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट, ठीक है। ये इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट क्या करते हैं? रिफर्स एन एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट को रेफर करते हैं।
ये तो कॉमन नेम है जो ठीक है एरे का नेम है, और इनका डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर। ठीक है, ये बात आपके समझ में आती होगी। अगर अब मैं मेमोरी मैप देखना चाहूं तो देखिए क्या होगा। अगर इसका एड्रेस 1000, तो इसी को क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है इसी को बोलते हैं बेस एड्रेस। मतलब हम कह सकते हैं A0 जो का जो एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस ऑफ A0 ये क्या है, ये बेस एड्रेस है, या इसी को सीधे सीधे A भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं A क्या है, A एक इंटरनल पॉइंटर है। ठीक है, मतलब A एक ऐसा वेरिएबल है जो क्या करेगा, जो बेस एड्रेस को स्टोर करेगा। तो हम कह सकते हैं कि A0 का जो एड्रेस होगा उसको भी बेस एड्रेस कह सकते हैं हम सीधे सीधे। ठीक है, A में जो एक इंटरनल पॉइंटर है, ठीक है, उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो भी क्या होगी, बेस एड्रेस होगी। ये बात कह सकते हैं। अब देखिए एरे में हम लोगों ने क्या देखा है कि जो मेमोरी का एलोकेशन होता है वो लगातार होता है। ठीक है, तो अब इसके आगे इसको, ये इंटीजर टाइप का है, जिसे 4 बाइट मेमोरी मिलेगी, तो इसे कितनी मिल गई, ठीक है, 4 बाइट इसे मिली, तो इसके आगे का एड्रेस यहां पे कितना हो जाएगा, 1004। फिर इसका एड्रेस कितना हो जाएगा, 1008, इसका 1012, इसका 1000। ठीक है, ये आपके समझ में आता होगा कि कैसे जो है वो हम लोग ये देख सकते हैं कि मेमोरी अरेंजमेंट जो है इन एलिमेंट्स का कैसा होगा, मेमोरी मैप कैसा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते थे, डिक्लेरेशन कर सकते थे वन डायमेंशनल एरे। अब देखिए हम बात करेंगे कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन की अगर बात करें तो इसमें हम लोग कर सकते हैं पहला केस, डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये कैसे करते हैं कि एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे कहीं लिखा हुआ हो ये इंट A5 और इसको वैल्यूज कुछ दे देते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा अगर हम लोग, ठीक है, चाहे तो यही डाटा दोबारा दे देंगे, मान लीजिए 7 9 3 11। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब सेम है। देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमने क्या कहा, हमने कहा मेरे पास एक एरे है जो इंटीजर टाइप के डेटा रखती है। ठीक है, और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। मतलब हम, ठीक है, इंटीजर टाइप के 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं, यहां से देखिए, मैंने डिक्लेयर किया है A0, मैंने डिक्लेयर किया है A1,
मैंने डिक्लेयर किया है A2, मैंने डिक्लेयर किया है A3, मैंने डिक्लेयर किया है A4। ठीक है, जो A0 है उसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख देते हैं 7। ये वैल्यू किसकी होगी, जब आप इसको करेंगे तो ये वैल्यू होगी A0 की, ये वैल्यू होगी A1 की, ये वैल्यू होगी A2 की, ये वैल्यू होगी A3 की, ये वैल्यू होगी A। ठीक है, तो A0 की वैल्यू क्या हो गई 7। ठीक है, A1 की वैल्यू 9, ये 3, ये 11 और ये। अब देखिए क्योंकि मैंने दोनों जगहों पे डेटा सेम लिया था, ठीक है, इस नाते यहां पे भी देखिए, ठीक है, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी A0 की, ये A1 की, ये A2 की, ये A3 की और ये। ठीक है, अच्छा मतलब डेटा अगर अलग अलग लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी जो पहले आता वो A0 होता, जो बाद में आता वो A1 होता, उसके बाद जो आता वो A2 होता, उसके बाद जो आता वो A3 होता, उसके बाद जो आता A4 लेता। ठीक है, अब आपको डेटा सेम लेने के पीछे वजह सिर्फ इतनी थी कि जिससे हम यहाँ पे, ठीक है, एक ही फिगर बना के दोनों चीजें आपको बता सके। देखिए यहाँ पे साइज गिवन है, यहाँ पे साइज गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, खुद ब खुद जो है वो साइज जो है उसे कैलकुलेट कर लेगा और वो पता लगा लेगा कि 5 वैल्यूज इनिशियलाइज की गई है, मतलब जो एरे है उसकी साइज कितनी है 5 है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हम डिक्लेरेशन के वक्त ही जो एरे है उसकी साइज को फिक्स कर देते हैं, फिर हम उसकी साइज को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, पूरे प्रोग्राम में। तो ये हो गया डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ इनिशियलाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने एक इंटीजर एरे लिया A5, ठीक है, तो अगर ऐसे लिया तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे A0 इक्वल टू 1, A1 इक्वल टू 7। अच्छा, ये 1 7 हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोग्राम में जब आप इस काम को करेंगे तो जो वैल्यू आपको इस एलिमेंट को देनी होगी वो आप दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही A2 3, A3, फिर मैंने 7 ले लिया और A4 यहां सेमीकोलन लगा देंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखिए एक बार फिर इस स्टेटमेंट से हम क्या किया, हमने 5 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, और इंडेक्स हमने कहां से स्टार्ट किया, 0 से। ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है, इंडेक्स जो होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। ठीक है, और लास्ट इंडेक्स क्या होगा, जो साइज -1। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहां पे मैंने देखिए क्या किया, मैंने A0 को कितनी वैल्यू दे दी 1, A1 को कितनी वैल्यू दे दी 7, A2 को कितनी दे दी 3, A3 को कितनी दे दी 7, A4 को कितनी दे दी 2। ठीक है, तो ये वैल्यूज मैंने क्या किया, असाइन कर दिया। ये हम कंपाइल टाइम में इनिशियलाइजेशन कर सकते। ठीक है, अच्छा अगर केवल हम, ठीक है, ये चीजें नहीं लिखते, क्यों इतना लिख के छोड़ देते, तो यहां पे क्या होता, यहां पे गार्बेज वैल्यूज जो है वो स्टोर होती।
ठीक है। अगर हम ये इनिशियलाइजेशन नहीं करते, सिर्फ डिक्लेरेशन कर देते, तो वहां पे ठीक है जो A0, A1, A2, A3 और A4 जो वेरिएबल्स हैं उनके पास कौन सी वैल्यू होती, गार्बेज वैल्यू होती। तो ये बात आपके समझ में आती होगी। अच्छा, अगर अब हमें ठीक है कंपाइल टाइम में इनिशियलाइजेशन ना करना हो, हमें रन टाइम में इनिशियलाइजेशन करना हो, तो रन टाइम में इनिशियलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो रन टाइम में इनिशियलाइजेशन करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो एक एरे जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो मान लीजिए मैं इस बार 4 एलिमेंट्स की एरे डिक्लेयर करता हूं, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूं, इस काम को देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए हमें एक ठीक है लूप का यूज करना होगा। देखिए कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन r इक्वल टू 3, i प्लस, ठीक है। i की वैल्यू 0 से शुरू होगी और i की वैल्यू कहां तक जाएगी, 3 तक। तो आप सोचोगे कि 3 तक क्यों जाएगी, तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन करने का मतलब क्या है। आप देखिए जैसे ही ये स्टेटमेंट लिखा जाएगा वैसे ही A0, A1, A2, A3, ठीक है, ये तो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये डिक्लेयर हो जाएंगे ऐसे मेमोरी में, इनको ठीक है जगह मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, इन वेरिएबल्स को वैल्यू देना है। तो मतलब हमें वैल्यू A0, A1, A2 और A3 को देना है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एक्चुअल में हमें एक AI है, ठीक है, उसको वैल्यू देना है, जहां पे I की वैल्यू 0 से कहां तक जा रही है, 3 तक जा रही है। तो वही काम मैंने कहा कि भाई एक लूप लगा देते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा वैल्यू किसकी लेना है, AI की। बस इसमें है क्या, इसमें I की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है और 0 से कहां तक जा रही है, 3 तक जा रही है। तो मैंने कहा ठीक है ऐसे लिख देते हैं, फॉर I इक्वल टू 0 से कहां तक जाए, जब तक कि I छोटा है या इक्वल है किसके, 3 के, ठीक है। तो यहां से आपको यह बात समझ में आ जा रही होगी कि मुझे यही काम बार बार करना था, ठीक है। यूजर से मुझे क्या कहना था, बार बार मुझे कहना था printf \n इंटर एन इंटीजर, एक इंटीजर इंटर करो, ठीक है। और फिर मुझे कहना था कि scanf, ठीक है, हम रीड करेंगे ये वैल्यू %d, एड्रेस ऑफ AI, ठीक है। ये हम कर रहे थे। अब ये ही 2 लाइन बार बार करना था, बस करना क्या था, इसी I की वैल्यू को बदलते रहना था। पहले I की वैल्यू 0 रखनी थी, फिर I की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो मैंने कहा लूप चला देते हैं I इक्वल टू 0 से लेके यहां तक का, ठीक है, और ये काम हम कर लेते हैं। अब क्या होगा ये, ठीक है, आउटपुट में क्या होगा, अगर इसकी थोड़ी सी बात की जाए, इसको ठीक है मैं लिखना चाहूं तो देखिए अगर हम लोग यहां पे ऐसे लिख दें, ठीक है, मेन के अंदर इसे कर दें, तो ये पूरा एक प्रोग्राम हो जाएगा। बस यहां पे हम लोग CLR SCR का यूज कर देते हैं और यहां पे getCS का यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोग्राम आपका बन जाएगा। हेडर फाइल्स आप इंक्लूड कर लेंगे, वो तो आपको आता है, ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या, यहां से तो ये काम हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। एक I वेरिएबल यहां पे डिक्लेयर किया क्योंकि यहां पे मुझे यूज करना था। फिर मैंने कहा कि I की वैल्यू क्या कर दी, 0। तो देखिए यहां पे मैंने I की वैल्यू 0 कर दी, और I की वैल्यू 0 होने के बाद
ठीक है, कंडीशन चेक होगी, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3, आंसर मिलेगा हाँ यस। यहां पे कंडीशन चेक होगी, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3, यस। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से ये लाइन प्रिंट होगी, इंटर एम इंटीजर, इंटर एम इंटीजर। यहां से यूजर जो है वो वैल्यू देगा, किसकी वैल्यू देगा? यूजर वैल्यू देगा A0 की, A0 की वैल्यू यूजर देगा, और मान लीजिए वो 7 देता है तो ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी। ठीक है, फिर यहां पे आने के बाद हम वापस कहां जाएंगे? यहां पे, और i की वैल्यू बढ़ा के कितनी कर देंगे? 1। अब i की वैल्यू बढ़ के 1 हो गई। फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, आंसर मिलेगा yes। ठीक है, फिर कंट्रोल कहां आएगा? यहां पे लिखा जाएगा इंटर एम इंटीजर। ठीक है, इंटर एम इंटीजर, आप इंटीजर इंटर करेंगे, और इंटीजर मान लीजिए आपने क्या इंटर कर दिया, इस बार 8 इंटर कर दिया। ठीक है, तो यहां पे अब किसकी वैल्यू, i की वैल्यू कितनी हो गई है? 1, तो A1 की वैल्यू यूजर ने कितनी दे दी? 8, यहां पे 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर कंट्रोल यहां पे पहुंचेगा, i की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी? 2, फिर चेक होगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, आंसर मिलेगा S। तो अब क्या होगा? फिर लिखा जाएगा इंटर एम इंटीजर। मान लो यूजर ने वैल्यू 17 दे दी, तो इस बार यूजर ने किसकी वैल्यू दी? A2 की। A2 की वैल्यू कितनी? 17। ठीक है, फिर कंट्रोल देखिए, यहां पे ये वैल्यू लेके फिर कंट्रोल यहां जाएगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। फिर चेक होगा 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, आंसर मिलेगा S। ठीक है, और अगर ये आंसर है तो फिर देखिए क्या होगा यहां पे। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए यूजर ने वैल्यू इस बार किसकी दी, मान नहीं लेना है, A3 की वैल्यू देगा, मान लेते हैं वैल्यू जो दी वो 15 दी, यहां पे 15। अब इसके बाद फिर कंट्रोल कहां जाएगा? वहां i की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 4, और i की वैल्यू जो 4 हुई, ठीक है, तो फिर कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, आंसर मिलेगा नो। अगर नहीं आंसर मिलेगा, ठीक है, तो ये लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, फिर गेट ch एग्जीक्यूट होगा, हम बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, हेडर फाइल का आप इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? लिखेंगे एज इंक्लूड स्टूडियो डाटा। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता था कि हम ये चाहते, ठीक है, कि हम जो है वो कुछ ही वैल्यूज रन टाइम में ले और कुछ वैल्यूज कंपाइल टाइम में ले। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते थे? देखिए, हम चाहते कि कुछ वैल्यू रन टाइम में, मान लीजिए हम ये दो वैल्यूज रन टाइम में से आ रहे हैं और ये दोनों कंपाइल टाइम में, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें वैल्यूज जो i की वैल्यू है वो कहां से? 0 से 1 तक सिर्फ लेके जाए। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये वैल्यू 0 से 1 तक लेके जाएंगे, तो ये दो वैल्यूज हम कब लेंगे? रन टाइम में। और कंपाइल टाइम में हम क्या कर देंगे? हम यहीं पे असाइन कर देंगे A2 इक्वल टू 17 और A3 इक्वल टू 15, ये दोनों वैल्यूज हम असाइन कर देंगे। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अगर हमको केवल और केवल ये चाह रहे हो, ठीक है, कि हम केवल और केवल A2 की वैल्यू ही यूजर से लेना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे?
तो हम कहेंगे कि ठीक है, तो हम इतनी सारी चीजें नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम हटा देंगे। हम जो स्टेटमेंट यूज करेंगे, ठीक है, वो ये यूज कर लेंगे। अगर हम चाह रहे हैं सिर्फ A2 मुझे यूजर से लेना है, तो मैं लिखूंगा scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ A2, ठीक है, A2 सिर्फ ले लूंगा। तो इस तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि किसी प्रॉपर सीक्वेंस में ही हम लोग वैल्यू लें, हम इस तरीके से मतलब इन सबको एक इंडिविजुअल वेरिएबल की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले जो जो काम आपने सीखा है, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल्स पे करना, वो सारे परफॉर्म कर सकते हैं यहां पे। अगली जो बात करनी है हम लोगों को, देखिए वो क्या करनी है। प्रिंटिंग 1D, हम जो है वो 1 डायमेंशनल एरे प्रिंट कराने जा रहे हैं। इसके लिए मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं, देखिए मैं क्या लिखूंगा, वाइट में, ठीक है, हेडर फाइल आप इंक्लूड कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, मैंने एक इंटीजर एरे 7 एलिमेंट्स की, ठीक है, डिक्लेयर की और इसे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। एक इंटीजर मैंने ले लिया i और मैंने लूप चलाया फॉर i इक्वल टू 0 से i इज लेस देन or इक्वल टू 6 i प्लस प्लस, ठीक है। और मैंने लिखा printf %d का a of i, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे दिया यहां पे, एक ब्लैंक स्पेस और गेट सीएस लगा दिए, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं फाइल को बंद करूंगा, फिर गेट सीएस लगाऊंगा और फिर मेन को बंद कर दूंगा। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, ये एरे है 1 डायमेंशनल एरे, इसके एलिमेंट्स को मैं प्रिंट करा रहा हूं, ठीक है। तो एक बार फिर देखिए मुझे करना क्या है, मैंने कहा कि मुझे करना ये है कि मुझे ai, ठीक है, इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है जहां पे i की वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है, 0 से लेके कहां तक, 6 तक, क्योंकि देखिए इसका इंडेक्स 0 होगा, इसका इंडेक्स 1 होगा, इसका इंडेक्स 2 होगा, इसका इंडेक्स 3 होगा, इसका इंडेक्स 4 होगा, इसका इंडेक्स 5 होगा, इसका इंडेक्स 6 होगा, ठीक है। तो 0 से 6 तक ये वेरी करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे एक ही काम यही कराना है, इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है इस स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है, और कई बार करानी है। तो मैंने कहा लूप चला देते हैं, लूप चला दिया, i की वैल्यू 0 से लेके कहां तक, 6 तक, i प्लस प्लस, ठीक है। अब आप इसमें यह समझिए कि ये काम कैसे करेगा, ये स्टेटमेंट क्या करेगा, ये स्टेटमेंट ऐसे, ठीक है, 7 वेरिएबल्स बना देगा, a0, a1, a2, a3, a4, a5 और a6, ठीक है। और इनको वैल्यू दे देगा, इनको वैल्यू 7 देगा, इनको वैल्यू 3 देगा, इनको 5 दे देगा,
इनको 2 दे देगा, इनको 1 दे देगा, इनको 6 दे देगा, इनको 7 दे देगा, जो कि आपको पता है। ठीक है, ये वैल्यू दे देगा। अब देखिए होगा क्या, पहले आई की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, जैसे लूप में हम आए, आई की वैल्यू 0, कंडीशन चेक होगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, आंसर मिलेगा S। ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे, यहां पे ऐसे स्क्रीन होगी, इस पे ये वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, कौन सी, 7, और उसके साथ एक स्पेस। ठीक है, उसके बाद फिर आई की वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, 1, फिर चेक होगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू 6, आंसर मिलेगा S। क्या प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, जब यहां पे क्या प्रिंट हुआ, A0, यहां पे क्या प्रिंट होगा, A1 की वैल्यू कितनी, 3, तो यहां पे 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए आई की वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, 2, फिर चेक होगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 6, आंसर मिलेगा S। इस बार क्या प्रिंट होगा, A2 की वैल्यू कितनी है, 5 यहां पे। फिर देखिए आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 3, फिर चेक होगा 3 इज लेस देन और इक्वल टू 6, आंसर मिलेगा S। ठीक है, क्या प्रिंट होगा, A3। ठीक है, तो जब A3 प्रिंट होगा तो A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, फिर देखिए I की वैल्यू बढ़ के कितनी होगी 3 के बाद, यहां पे 4। ठीक है, अगर I की वैल्यू 4 हो जाती है तो फिर चेक किया जाएगा 4 इज लेस देन और इक्वल टू 6, आंसर मिलेगा S। क्या प्रिंट हो जाएगा, A4 जो है वो क्या है, 1, तो यहां पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 बढ़ के। ठीक है, फिर चेक होगा 5 इज लेस देन और इक्वल टू 6, आंसर मिलेगा S। तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, 6। ठीक है, फिर I की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ के कितनी होगी, 6, फिर चेक होगा 6 इज लेस देन और इक्वल टू 6, आंसर मिलेगा S। यहां पे मैंने A5 प्रिंट कराया था, यहां क्या प्रिंट होगा, A6 कितना है, 7, यहां पे 7 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर I की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 7 इज लेस देन और इक्वल टू 6, नो, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप टर्मिनेट कर जाएगा और ये वैल्यूज इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगी। तो आपको ये पता चल गया, ठीक है, कि 1 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स हम कैसे प्रिंट कराते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग इंडेक्स जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 1D array is 0 if 1D array has n elements, then last element index is n minus। ठीक है, अगर n एलिमेंट्स हैं कुल तो लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो n माइनस 1 होगा। ठीक है, और फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा। अच्छा, अभी तक जितनी काम हम लोगों ने किए वो सारे के सारे जो है वो इंटीजर एरे पे बेस्ड किए। तो आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या, ठीक है, 1D एरे का मतलब, ठीक है, जो डेटा टाइप है वो फिक्स है क्या, इंटीजर ही है, नहीं। तो समझिएगा, अगर हम चाहें तो कैरेक्टर एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कैट, कोई भी नाम लिख दीजिए S, ठीक है, 10, तो ये क्या है, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ
10 कैरेक्टर वेरिएबल्स, ठीक है, 10 कैरेक्टर वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन है। कौन कौन से? S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा, लास्ट इंडेक्स जो होगा जितनी साइज है उसमें से एक कम, ठीक है। तो 10 माइनस 9, तो इस तरीके से कर सकते थे। अच्छा, हम चाहते तो इनिशियलाइज भी कर सकते थे। देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ हो कैर S3 इक्वल टू A B F, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये कैरेक्टर एरे है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ये S0 जो है ये S1 है और ये S2 है। S0 की वैल्यू A, S1 की वैल्यू B और S2 की वैल्यू F, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई कैरेक्टर एरे भी बना सकते थे। ऐसे ही हम चाहें तो ये डिक्लेयर कर सकते थे। देखिए, ठीक है, ये क्या है? ये डिक्लेरेशन है 5 वेरिएबल्स का, ठीक है, जो क्या रखेंगे? फ्लोट वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते थे। अच्छा, नेम पे मत जाइएगा कि नेम यहां पे भी एस लिया तो यहां भी एस लिया। तो जब कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, या कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करेंगे तो हमेशा नेम एस लेंगे। कुछ भी नेम आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं, ठीक है। जो मुझे उस समय याद आया वो मैंने ले लिया, तो इसको और दूसरे तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में जो है वो इतना ही रहने देते हैं। वन डायमेंशनल एरे के बारे में हम लोगों ने इतना देखा है।